में प्रधानमंत्री बनने के लिए आए थे तो हमारे भी सपने थे कि ये आदमी कुछ करके दिखाएगा। लेकिन इस भारत का सबसे झूठा आदमी नरेंद्र मोदी जी निकले देश के प्रधानमंत्री। लेकिन उन्होंने 2 करोड़ युवाओं की हर साल नौकरी छीनी है। मैं बताऊं, उन्होंने हिंदू होने के नाते इस देश से वोट मांगी और मुसलमानों ने भी ऐसा नहीं है उनको वोट नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों ने भी उनको वोट किया। उन्हें लगा कि शायद ये इंसान देश का भला कर दे। ये जबकि उनके साथ सीईओ था, एसडीएम था, फिर भी एक आम नागरिक के गोली मार दी। शायद ये ऐसा पहली बार हुआ है। नमस्कार, इंडिया 36 लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सैनी जी, जो यूपी से एलएसपी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे कि बड़ौदा उपचुनाव में एलएसपी पार्टी की कितनी पकड़ मजबूत है और किस तरह की गतिविधियां चलती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, इंडिया 36 लाइव को, कि आप लोगों ने जिस प्रकार जनता के मुद्दों को उठाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोग जिस तरीके से हरियाणा में और पूरे देश में और बड़ौदा में जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूं। देखिए, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की जो विचारधारा है वो सम्राट अशोक महान की विचारधारा है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चाहती है कि भारत में वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए जो सम्राट अशोक ने दी थी। इस दुनिया में सम्राट अशोक ने पहली गवर्नमेंट बना करके दी थी। आज से लगभग 2200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और राजकुमार सैनी जी उसी विचारधारा को इस देश में लागू करना चाहते हैं। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है उसको लागू करना चाहते हैं, जो आज तक भी संवैधानिक तौर पर गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिला। इसके लिए राजकुमार सैनी साहब काम कर रहे हैं। आपने उनकी पार्टी के मुद्दे भी देखे होंगे। 100% जनसंख्या अनुपात में वो आरक्षण देना चाहते। इसका मतलब यदि सभी वर्गों को आरक्षण दे दिया जाएगा, जो ये दंगे होते हैं आरक्षण के नाम पर, ये होना बंद हो जाएंगे और भाईचारा अच्छे तरीके से देश में स्थापित हो सकेगा। ये हरियाणा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने हरियाणा में ये देखा है जो हाल जम्मू कश्मीर में है, वहाँ तो दूसरे वर्ग के लोग, दूसरे समाज के लोगों को आतंकवादी कहा जाता है। लेकिन यहाँ हरियाणा में मैं देख रहा हूँ एक वर्ग आतंकवादी है जो दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार करता है। रात होने पर उनको मारता है, पीटता है और ज़बरदस्ती वोट डलवाने का काम करता है। ये मैं यहाँ प्रचार प्रसार के दौरान मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ। ऐसा कौन सा वर्ग है जो इतना दबाव बना करके ज़बरदस्ती वोट डलवाना चाहता है? देखिए, आपको पता है जिनकी सत्ता रही है जब से ये हरियाणा बना है, उन्हीं लोगों को इस चीज़ का दुख है कि राजकुमार सैनी साहब उन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, उनको वोट डालने का काम करवा रहे हैं, उनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं कि आपके 7 सेकंड ईवीएम मशीन पे अगर आप 7 सेकंड दबाओगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी सरकार आ सकती है, आपके बच्चों को रोज़गार मिल सकता है, आपके बच्चों को कारोबार में हर तरीके से सरकार जो मदद देती है, जो भी चाहे वो लोन प्रोवाइड करावाए सरकार गरीब जनता के लिए, उसके लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी काम कर रही है। जो वर्तमान में जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष की सरकार है, उसके पक्ष में नतीजे जा सकते हैं। आप देखिए, राजकुमार सैनी साहब वर्तमान सरकार के साथ ही थे, लेकिन जब वर्तमान सरकार ने दलित पिछड़ों के आरक्षण को ख़त्म कर दिया, इस विरोध में राजकुमार सैनी साहब ने आवाज़ उठाई। और पूरे भारत में एकमात्र राजकुमार सैनी साहब हैं जिन्होंने दलित पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाई है और बहुत मजबूत तरीके से आवाज़ उठाई है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, वो रोज़ एमपी साहब को फ़ोन करते थे उस दौरान जिस समय ये अपनी पार्टी बना करके लोगों के बीच में जा रहे थे। लेकिन सैनी साहब उनका फ़ोन कट कर दिया करते थे, उनका फ़ोन नहीं उठाया करते थे। उनका कहना था, बीजेपी ने खुद कहा है कि हम आपको 10 टिकट देते हैं, आप अपने परिवार को लड़ाइए। लेकिन सैनी साहब ने कहा कि मुझे 10 टिकट की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे मुद्दों को पास कर दीजिए, मुझे खुद भी टिकट देने की आवश्यकता नहीं है, मेरे देश के लिए यही बहुत है। जी, ऐसा अब बड़ौदा उपचुनाव क्षेत्र में क्या जातिवाद भी एक प्रकार से देखने को मिलेगा? बिल्कुल जातिवाद ही है। देखिए, पूरे भारत में जातिवाद है, आप चाहे, और ये जातिवाद अगर सबसे ज़्यादा फैलाने का काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कांग्रेस ने केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही राजनीति में रखा, दलित वर्गों को और पिछड़े वर्गों को राजनीति से दूर रखा, जिसके कारण वो लोग आज गरीबी की कगार पर खड़े हो गए हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि ये है ना, अपनी चौधराहट की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास अपने, मैं आपको बताऊं, 25-25 गज के मकानों में मतलब 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। बड़े शर्म की बात है हिंदुस्तानी कहने पर, हिंदू कहने पर ऐसी सरकार को
कि उनके जो 4-4 फैमिली 25-25 गज के मकान में रह रही हैं। बताइए ऐसे संस्कार कैसे लागू होंगे? ये संस्कारों का खनन है ये। जैसा कि पिछली बार जब प्रचार के लिए राजकुमार सैनी जी गए थे गांव में तो उनका विरोध हुआ था, क्या अब की बार भी ऐसा कुछ होगा? देखिए, गुमाना गांव में राजकुमार सैनी साहब आने वाले थे, हम उनसे पहले पहुंचे थे वहां पे प्रचार की शुरुआत करने के लिए। तो वहां पे क्या था, ट्रॉलियाँ खड़ी कर दी और दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। और वहाँ की जो महिलाएं थी वो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि ये जो हमारा एससी समाज का जो सरपंच है उसको भी ये रात को मारते हैं और हमारे आदमियों को भी मारते हैं। इस बात को उन्होंने कहा अब हमारे बच्चों की बारी आ गई है, हमारे बच्चों को ये मारते हैं, पीटते, चाटा मार देते हैं चलते हुए। अब इस बात पर उनको क्रोध आ गया, उन्होंने इतना गुस्सा दिखाया। सभी जो एससी बीसी की सारी महिलाओं ने डंडे उठा लिए और ट्रॉली पलट दी उनकी और रास्ता खुलवाया और सैनी साहब का ज़बरदस्ती प्रोग्राम करवाया उन्होंने। और अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम करवाया, अपने मान सम्मान के लिए। आपके मुद्दों के साथ आपका कितना आत्मविश्वास है कि एलएसपी पार्टी है इस बार सत्ता में आ सकती है? देखिए, यदि ये देश चीन, जापान, मलेशिया को पिछाड़ना चाहता है तो इसको एक परिवार, एक रोज़गार का मुद्दा जो है, क्योंकि देखिए देश में जितने भी अत्याचार होते हैं वो केवल गरीबों के ऊपर होते हैं, शोषण जितने भी होते हैं वो गरीबों के ऊपर होते हैं, रेप जो होते हैं वो गरीबी के ऊपर होते हैं। अगर सब लोग बेरोज़गार होंगे तो ये कार्य होते रहेंगे, और यदि सभी लोगों के पास रोज़गार होगा, लोग बिज़ी हो जाएंगे और जिसके पास अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छी सोसाइटी में बैठने का तरीका आ जाएगा तो वो इस विचारधारा से ऊपर उठ जाएगा। जी, जैसा कि हर एक राजनीतिक पार्टी का कहना है कि रोज़गार देंगे, बीजेपी का भी काफ़ी नारा रहा है अच्छे दिन आएंगे, तो ऐसे में आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ अलग रहेगा? देखिए, जिस समय मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के लिए आए थे तो हमारे भी सपने थे कि ये आदमी कुछ करके दिखाएगा, लेकिन इस भारत का सबसे झूठा आदमी नरेंद्र मोदी जी निकले देश के प्रधानमंत्री। क्योंकि उन्होंने देखो कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा, लेकिन उन्होंने 2 करोड़ युवाओं की हर साल नौकरी छीनी है। और क्यों छीनी है? क्योंकि फैक्ट्रियां बंद होगी, सरकारी योजनाएं बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो हो गई है। हमारे क्षेत्र में नोएडा हुआ करता था, आज जब उसमें वर्तमान सरकार से पहले जो सरकार थी वहाँ डेवलपमेंट बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वो सारी डेवलपमेंट रुक गई है। और वहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं 1 करोड़ जो आपका मजदूर वर्ग का इंसान है, जो घर का परिवार, जो घर चलाता है, वो सब अपने घर लौट गए हैं, वहाँ कोई काम नहीं। तो जिस तरह से बेरोज़गारी फैल रही है, जैसा कि आपने बताया कंपनियां बंद हो रही हैं, लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, ऐसे में आप सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी को इसका दोषी मानते हैं? क्योंकि शायद हो सकता है उनकी रणनीतियाँ कुछ सही नहीं रही होंगी। देखिए, मैं बताऊँ, उन्होंने हिंदू होने के नाते इस देश से वोट मांगी और मुसलमानों ने भी ऐसा नहीं है उनको वोट नहीं किया, उन्होंने मुसलमानों ने भी उनको वोट किया। उन्हें लगा कि शायद ये इंसान देश का भला कर दे, ये सभी को समान वर्ग में ला कर खड़ा कर दे, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा अत्याचार करवाने का काम किया है। आप देखेंगे योगी जी और उनके, आपने 2 दिन पहले देखा होगा, उनके एक नेता ने, जबकि उनके साथ CEO था, SDM था, फिर भी एक आम नागरिक के गोली मार दी। शायद ये ऐसा पहली बार हुआ है। तो ऐसे में मतलब कि सीधे तौर पर ये जो सरकार है उनका एक साफ रवैया है, दमनकारी रवैया। बिल्कुल, वो ये चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस दिन भी बीजेपी सरकार जाएगी, बीजेपी के इतने घोटाले सामने आएंगे कि गिनते गिनते आम जनता और उनके अंधभक्त गिनते गिनते मुंह छुपाते फिरेंगे कि हम छुप जाए किसी बिल में, क्योंकि अब जनता हमें भी 2 बात सुनाएगी। आप देखना, वो भी नज़र नहीं आएंगे जो अंधभक्त बने फिरते, इतने घोटाले खुल करके सामने आएंगे। जी, जैसा कि हमने आज राकेश सैनी जी से बातचीत की, इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें हमारे साथ साझा की। आप और आपके अपने YouTube चैनल इंडिया 36 लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।